वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट देख रहे हैं और इसमें कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर देखा था। उसमें एक चीज लास्ट में आप लिख लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लास्ट में लिख लेंगे द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। और उसमें एक और बात लिख लेंगे कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इसमें क्या होता है कि जैसे वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हुआ, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो अगर पावर का यूनिट आप लेते हैं वाट में, आगे जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, उसमें आप पावर का यूनिट वाट कर दीजिएगा। तो अगर पावर का यूनिट हम लोग वाट लिखते हैं और टाइम का यूनिट सेकंड लेते हैं तो एनर्जी का यूनिट जो होगा वाट सेकंड होगा, और वाट सेकंड को ही हम लोग मतलब जूल ही वाट सेकंड होता है, यानी ये जूल हो गया। एनर्जी का यूनिट या वर्क डन का यूनिट जूल हो गया। और अगर ऐसा किया कि पावर का यूनिट किलोवाट लिया और टाइम का यूनिट आवर लिया तो एनर्जी का यूनिट हो गया किलोवाट आवर। ये 10th में भी आपने पढ़ा है। दूसरी चीज कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल पता करना है, वो भी लिख लीजिए कि 1 किलो मीन्स होता है 1000, तो 10 पावर 3 मैंने लगा दिया। तो ये किलोवाट आवर से ये बन गया हमारा वाट आवर। अब हमें जूल बनाने के लिए वाट सेकंड बनाना है, यानी आवर को सेकंड बनाना पड़ेगा, और सेकंड बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से। तो ये हो गया वाट सेकंड। वाट सेकंड यानी कि ये आपका आ गया 36 इंटू 10 पावर 5 वाट सेकेंड मीन्स जूल। इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ये तो हो गई एनर्जी की बात। और जो इलेक्ट्रिक पावर है उसमें आप लिख लेंगे लास्ट में कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, तो पावर क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम, यानी जूल पर सेकंड। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल पर सेकंड और वाट। जूल पर सेकंड को ही हम लोग कहते हैं वाट। तो और एक और चीज लिख लीजिए, एनर्जी इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर या किसी भी पावर का इज हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। इतना लिख लें, फिर मैं आगे बताता हूं। अब देखें, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। जैसे कैपेसिटर का आपने पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स में, यानी रजिस्टर्स का भी ग्रुपिंग दो तरह से होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। रजिस्टेंस का तो आपने ग्रुपिंग 10th में भी पढ़ा है। तो इसमें लिखेंगे कि द रजिस्टर्स आर ग्रुप्ड इन 2 डिफरेंट वेज। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझ लें। 2 or more resistors are said to be connected in series if same current passes through each of them when some potential difference is applied across the combination। हमने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन समझाते समय भी रेजिस्टेंस का जिक्र किया था। तो यानी सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोलेंगे? जब सारे रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करे, जब हम लोग उसके कॉम्बिनेशन को किसी सोर्स के अक्रॉस जोड़ दें। हमने अपने तरह से इसको समझाया था कि
ये सारे रजिस्टर्स मिलकर एक ही पाथ बनता है, यानी सोर्स से जो करंट चलेगा वो करंट R1 से भी गुजरेगा, वो करंट R2 से भी गुजरेगा, वो करंट R3 से भी गुजरेगा। यानी सीरीज में एक बात तो क्लियर हो गया कि पाथ एक ही होता है, और पाथ एक ही होता है तो करंट को डिवाइड होने का जगह भी नहीं है, तो करंट सेम है। लेकिन सारे रजिस्टेंस अलग अलग पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, जैसे ये R1 इन दोनों पॉइंट के बीच में है, R2 इन दोनों पॉइंट के बीच में है, और R3 इन दोनों पॉइंट के बीच में है। तो पॉइंट्स जब बदल जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, और इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हो गया वो V है। यानी हम लोग पाएंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस प्रकार आपने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है बट वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। तो इसमें लिखें कि द फिगर शोज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स R1, R2 and R3 connected across a source of V volt. Let the current flowing through the circuit is I. अब देखिए हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फिगर में हमने V1 दिखाया है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R होता है ओम्स लॉ के अनुसार। तो करंट इसमें गुजर रहा है I1, तीनों में करंट I है, तीनों में करंट I ही है, और रेजिस्टेंस R1 है। इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 वो लिख लेंगे V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। ये देखिए करंट तो इसमें भी R2 में भी I ही आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R2 हो गया, और फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, इसमें करेंगे V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। अब लिखेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहां पर आप वैल्यू बैठा देंगे V1 के जगह पर I इंटू R1, यहां I इंटू R2, I इंटू R3। इसके बाद लिखेंगे सिंस V इज इक्वल टू, नहीं लिखेंगे कि इफ, इसके बाद लिखेंगे कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R, देन V इज इक्वल टू I इंटू R, यानी कि टोटल वोल्टेज जो है वो टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस R हो गया। अब इसके बाद देयरफॉर अब यहां V के जगह पर बैठा दें I इंटू R, और बाकी तो है ही V1 के जगह पर I R1, I R2, I R3। ये आपको क्लियर होगा। V के जगह पर हमने बैठा दिया I इंटू R, V1 के जगह पर बैठा ही हुआ है, V2 के जगह पर भी और V3 के जगह पर, रिलेशन आपको क्लियर होगा। तो इधर I तीनों में से कॉमन लेके इस I से कट जाएगा, और R इज इक्वल टू आपका बच जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन है। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन देखेंगे। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले इसके डेफिनेशन को समझ लें। 2 or more resistors are connected in parallel if potential difference across each of them is equal to the applied potential difference। मतलब रजिस्टर्स तब कहलाएंगे कि पैरेलल कनेक्शन में जोड़े गए हैं जब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ही इन सब के अक्रॉस हो। यानी देखिए जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस R1 को भी मिल रहा है, V पोटेंशियल डिफरेंस R2 के भी दोनों छोरों पर मिल रहा है, और V पोटेंशियल डिफरेंस R3 के भी दोनों छोरों पर मिल रहा है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर
रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम रहता है, यहां वोल्टेज नहीं डिवाइड होता है, बट सोर्स से जो करंट चलेगा आई, ये करंट आई आ रहा है, आगे देखेंगे तो करंट के रास्ते में तीन रास्ते हो गए हैं, यानी ये रास्ता तीन रास्ते में डिवाइड हो गया है। तो जिसकी रेजिस्टेंस अधिक होगी उसमें करंट कम, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट ज्यादा, और इस हिसाब से ये करंट तीनों में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2 और इसमें करंट गया I3, तीनों में करंट डिवाइड हो गए, और ये तीनों करंट I1, I2 और I3 मिलके अगेन यहां पर हो जाएंगे I। यानी अगर मान लीजिए यहां पर भी कोई रजिस्टर जोड़ा हुआ रहता ऐसे, तो मान लीजिए रजिस्टर R4 होता, तो हम लोग ये कहते कि R1 से करंट I1 है, R2 से करंट I2 है, R3 से करंट I3 है, बट R4 से टोटल करंट I फ्लो कर रहा है। खैर यहां हमें इन तीनों के बारे में स्टडी करना है, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए लिखेंगे द फिगर शोज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर्स R1, R2 and R3 connected across a source of V volt. Let the current through R1, R2 and R3 are respectively I1, I2 and I3. अब उसके बाद लिखेंगे कि I1 इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अनुसार V अपॉन R1, यानी यहां ध्यान दीजिए इस रजिस्टर को पोटेंशियल डिफरेंस V मिल रहा है और रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है, तो इसमें करंट I1 की वैल्यू हो गया V अपॉन R1, यानी इसके पहले लिख लेंगे करंट थ्रू R1, अब उसके बाद लिखेंगे करंट थ्रू R2, यहां लिखेंगे जैसे यहां आपने लिखा है करंट थ्रू R1, अब उसके बाद करंट थ्रू R2 और वो लिखेंगे I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, फिर उसके बाद लिखेंगे करंट थ्रू R3, तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब उसके बाद लिखेंगे कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R, देन द टोटल करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब उसके बाद लिखें फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I के जगह पर बैठा दीजिए V अपॉन R, I1 के जगह पर V अपॉन R1, I2 के जगह पर V अपॉन R2 और इसके जगह पर V अपॉन R3। V भी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन आपका हो गया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फाइनल एक्सप्रेशन है। इसके बाद मैं एक सिंपल न्यूमेरिकल बता देता हूं। अब देखिए मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है कि दो रजिस्टर R1 एंड R2 जिनकी वैल्यू 6 ओम एंड 12 ओम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक 24 वोल्ट के सोर्स के क्रॉस जोड़ा हुआ है, और आपको इसमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस का सम क्या होगा, टोटल वैल्यू क्या होगा, और दूसरा चीज फाइंड करना है टोटल करंट, और तीसरा चीज फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस लाने के लिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और सीरीज में आप लोग जानते हैं कि सीधा ऐड हो जाता है, 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 ओम हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम हो गया। तो अब आपको टोटल करंट लाना है, तो I इज इक्वल टू V ओपन R, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज 24 है और टोटल रेजिस्टेंस 18 है, तो ये आपका हो गया 6
4/3 एम्पियर करंट हो गया आपका। अब देखिए, अब चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो दोनों से सेम रहेगा। अब वोल्टेज अक्रॉस R1 निकालना है। V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, करंट तो I ही है और I की वैल्यू है 4/3 और R1 की वैल्यू है 6, तो 8 वोल्ट आ गया। और V2 निकालना है तो I इंटू R2, यानी करंट तो वही है 4/3 और R2 की वैल्यू है 12, 16 वोल्ट हो गया। और आप अपना आंसर चेक करना चाहें, V1 है 8 वोल्ट और V2 है 16 वोल्ट, इन दोनों का सम जो है टोटल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो 16 और 8 आप ऐड करके देखेंगे तो 24 आ जाएगा। इस प्रकार इसमें हम लोगों ने हर चीज फाइंड कर लिया। एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब देखिए, यहाँ दो रजिस्टर R1 और R2 जिनकी वैल्यू है 6 ओम एंड 12 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में 24 वोल्ट के क्रॉस जुड़ा हुआ है। और यहाँ भी हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी टोटल रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, और तो वोल्टेज तो दोनों को सेम ही मिलेगा। इसमें इतना ही पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और ये सॉल्व करेंगे 1/6 प्लस 1/12, तो ये आ जाएगा 1/4, और इस प्रकार R की वैल्यू हो गई 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको करंट थ्रू R1 निकालना है, तो I1 इज इक्वल टू, वोल्टेज तो V मिल रहा है V/R1, और I2 यानी करंट थ्रू R2 निकालना होगा तो V/R2। क्या आप क्लियर समझ रहे होंगे? वोल्टेज दोनों को मिल रहा है 24 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस 6 ओम और इसका 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस 12 ओम। तो ये हो गया 2 एम्पियर और ये हो गया 4 एम्पियर। यानी कि टोटल करंट देखा जाए, अगर टोटल करंट भी पूछा होता तो I इज इक्वल टू V/R, तो टोटल वोल्टेज है 24 और टोटल रेजिस्टेंस है 4, तो 6 एम्पियर। यानी देखिए, टोटल करंट जो हमने लाया वो आ गया 6 एम्पियर, और यहाँ जो I1 और I2 की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट किया है, I1 की वैल्यू 4 एम्पियर, I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो ये आपको प्रूफ कर देता है कि यही टोटल करंट ही इन दोनों में डिवाइड होकर के 2 एम्पियर एंड ये 4 एम्पियर और 2 एम्पियर में डिवाइड हो गया है। इसके बाद, हालांकि ये चीज बहुत कुछ आपका 10th में प्रैक्टिस किया हुआ है, आप अपने बुक से आज डिफरेंट सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। कल मैं कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। धन्यवाद।